हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 इन्वेस्टिंग इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, जो NISM 21A मॉड्यूल का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के, बॉन्ड के प्राइस में और यील्ड में क्या रिलेशनशिप होता है, कुछ यील्ड मेजर की बात करेंगे जैसे यील्ड टू मैच्योरिटी, कूपन यील्ड, करंट यील्ड, और रिस्क की बात करेंगे जिसमें हम इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करेंगे और ड्यूरेशन की बात करेंगे बॉन्ड की। तो जब भी इन्वेस्टर्स के साथ डिस्कशन होता है, ज्यादातर डिस्कशन इक्विटीज में रहता है और उनके अराउंड इन्वेस्टमेंट डिस्कशन की होती है। लेकिन अगर हम ग्लोबली बॉन्ड मार्केट को देखेंगे, उसकी वैल्यू टोटल इक्विटी मार्केट की वैल्यू से कई ज्यादा है। ना सिर्फ साइज में बल्कि जितने नंबर ऑफ इश्यूज हैं बॉन्ड्स के, वो इक्विटी से ज्यादा है। वैसे भी अगर हम इक्विटी और बॉन्ड को देखें, कोई भी कंपनी जब बॉन्ड इशू कर सकती है वो मल्टीपल बॉन्ड्स इशू कर सकती है। एक ही कंपनी अलग अलग तरह के बॉन्ड्स, अलग तरह की मेच्योरिटी प्रोफाइल के बॉन्ड्स इशू कर सकती है। भारत में फिक्स इनकम मार्केट जो है वो क्लासिफाइड होती है बेसिस ऑफ एंटिटीज जो उनको इशू कर रहे हैं। ये सारी लीगल एंटिटीज होती हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें इंडिया में मार्केट सेगमेंट का फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट का, तो पहला है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रहे हैं। दूसरा है पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट एजेंसी, स्टैट्यूटरी बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इशू करते हैं। और तीसरी है प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स जो कॉर्पोरेट्स, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसमें इशूअर रहते हैं। जो सबसे बड़ी मार्केट है फिक्स इनकम, इंडियन फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट की, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। तो जी सेक जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। इसका जो नेक्स्ट लार्जेस्ट सेक्शन है वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जी सेक के बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट सेक्शन होता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्चुअली प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट है। इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट होता है होलसेल इन्वेस्टर्स के साथ। होलसेल इन्वेस्टर माने जो बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड है, लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, कोई लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, ये प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बहुत कम है अगर हम कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को देखेंगे। जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं ये भी अलग अलग बॉडी से रेगुलेट होती हैं। तो जो RBI है वो रेगुलेट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज जो बैंक्स और NBFC इशू कर रहे हैं। और सेबी रेगुलेट करती है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, जिसमें कॉर्पोरेट डेट रहता है। बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जैसा कि बॉन्ड में हम देखते हैं उसमें इशूअर का फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है, क्योंकि उनको एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। तो जो भी बॉन्ड होता है उसमें इशूअर दो चीजों को पेमेंट करने के लिए अग्री करते हैं। एक होता है इंटरेस्ट पेमेंट जो पीरियोडिकली हो रहा है, जिसको हम कूपन बोलते हैं। ये इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है। तो ये पीरियोडिकली इंटरेस्ट पेमेंट होता है, इसको कूपन बोलते हैं। सेकेंड जो पेमेंट होती है वो होती है फिक्स्ड कैश फ्लो की पेमेंट होती है, जिसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं। जो मेच्योरिटी पे, जब बॉन्ड मेच्योर होता है उस टाइम पे ये पेमेंट होती है। तो दो तरह के कैश फ्लोज रहते हैं इशूअर के द्वारा जो इन्वेस्टर्स है उनको। अब अगर हम बॉन्ड्स को देखें तो इसमें अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग टेन्योर्स के भी होते हैं। इसमें आपके जो बॉन्ड्स हैं वो लॉन्ग टर्म भी रहते हैं, 1 साल से ज्यादा वाले, जिनको हम कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज बोलते हैं। लेकिन ऐसे भी बॉन्ड्स रहते हैं जिनकी टाइम मेच्योरिटी का 1 साल है या 1 साल से कम है। ऐसे बॉन्ड्स को, ऐसे मेच्योरिटीज को, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट की ऐसी मेच्योरिटीज को मनी मार्केट सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे बॉन्ड पहले इशू हुआ था वो लॉन्ग टर्म का था, लेट्स से 5 साल का था।
तो उस इशू को हुए 4 साल से ज्यादा हो गया, अब 1 साल से कम वक्त बचा है अगर मेच्योरिटी के लिए, तो वो फिर वो मनी मार्केट सिक्योरिटी कहा जाता है। अगर हम कैश फ्लो देखें तो कैसे किस तरह से ये कैश फ्लो दिखते हैं जो इन्वेस्टर को मिलते हैं, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं जैसे ऐसा कोई बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू या पार वैल्यू 1 लाख रुपए है और इसमें कूपन जो है 8% का है, तो पहला कैश फ्लो आएगा कूपन का। तो 8% फेस वैल्यू पे 8%, 1 लाख का 8,000 रुपए हुआ। तो हर साल 10 साल, लेट्स से ये 10 साल का बॉन्ड है, 10 साल की मेच्योरिटी का है, तो हर साल 8,000 रुपए की पेमेंट एक तो इंटरेस्ट की आएगी, और 10वें साल में इंटरेस्ट की पेमेंट के साथ प्रिंसिपल की भी कैश फ्लो आएगा यहाँ पे। तो हर साल एक 8,000 रुपए का, लेट्स से ये एनुअल पेमेंट है, कूपन का एनुअल पेमेंट है, तो हर साल 8,000 की पेमेंट आ रही है, और 10वें साल में 8,000 इंटरेस्ट के साथ हमारा पार वैल्यू या मेच्योरिटी वैल्यू भी पेमेंट होती है। अब इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो बॉन्ड है उसकी पार वैल्यू 1 लाख है, उसका कूपन 8% है, एनुअल पेमेंट है जिसकी टाइम टू मेच्योरिटी 10 years है। और ये बॉन्ड 10 साल के पहले, 10 साल में यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बॉन्ड इन्वेस्टर इनको खरीदेगा, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को खरीदेगा। तो किस प्राइस पे वो इन्वेस्टर इस बॉन्ड को खरीदेगा? अलग अलग प्राइस पे खरीद सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उस पर्टिकुलर बॉन्ड की यील्ड कितनी है, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स क्या है। तो इस केस में अज्यूम करते हैं, लेट्स से अगर ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है इसका मार्केट, इसमें यील्ड जो है अगर 8% है जो कूपन के बराबर है, अगर यील्ड और कूपन एक बराबर है, तो जो क्लाइंट है वो, जो इन्वेस्टर है वो 1 लाख रुपए पेमेंट करेंगे। ये मतलब जो उनका पार वैल्यू होगा और जो मार्केट जो प्राइस होगा बॉन्ड का वो सेम होगा। पार वैल्यू और प्राइस जो होगा बॉन्ड का सेम होगा अगर कूपन का परसेंटेज और यील्ड का परसेंटेज सेम है। व्हेन आई से यील्ड, जब हम यील्ड की बात करते हैं, ये यील्ड टू मेच्योरिटी है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस पार वैल्यू से ज्यादा हो और पार वैल्यू से कम हो, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा केस कब होता है जब कूपन, माना इस कूपन तो बदलेगा नहीं, वो पूरे लाइफ टाइम के लिए, मेच्योरिटी के लिए कूपन सेम रहता है। अब हो सकता है मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदल गया, लेट्स से मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% की जगह 9% हो गया, तो प्राइस बॉन्ड का नीचे आ जाएगा पार वैल्यू से, तो ये डिस्काउंट पे बिकेगा, डिस्काउंट टू पार वैल्यू पे मिलेगा। अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट में, मार्केट इंटरेस्ट रेट में अगर कूपन का रेट से बॉन्ड का प्राइस, सॉरी यील्ड जो है वो नीचे चली गई, माना 7% हो गई, तो ये प्रीमियम पे बिकेगा। तो पहले केस में जो हमने देखा, अगर कूपन का रेट और मार्केट इंटरेस्ट रेट एक जैसा है तो जो बॉन्ड है तो होता है वो पार पे सेल होता है, उसका प्राइस पार पे होता है। दूसरे केस में अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो गया कूपन से, तो बॉन्ड जो है वो प्रीमियम पे बिकता है। और अगर जब मार्केट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है कूपन से, तो बॉन्ड जो है वो डिस्काउंट पे मिलता है। उसका मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है जिस हिसाब से मार्केट मार्केट इंटरेस्ट रेट बदलता रहता है। तो मार्केट इंटरेस्ट रेट को हम यील्ड टू मेच्योरिटी भी बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि ये कैलकुलेशंस कैसे होती है। टीवीएम की कैलकुलेशन रहती है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डिस्कशन कर रहे हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब ये है कि जो पैसा मुझे आज मिल रहा है वर्सेस जो पैसा मुझे 1 साल के बाद मिलेगा, इन दोनों अमाउंट में कितना डिफरेंस है। तो जो पैसा मुझे एक्चुअली आज मिल रहा है वो मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल है। क्यों? लेट्स अज्यूम, अज्यूम करते हैं कि आज जो है इंटरेस्ट रेट फिक्स इनकम का लेट्स से 5% है। अगर मैंने आज जो मेरे को 1 लाख रुपए मिला, मैंने उसमें उसको इन्वेस्ट किया 5% पे, और 1 साल के बाद मेरा 1,05,000 हो जाता है। अगर 1 साल बाद मुझे 1 लाख मिलेगा वो 1 लाख ही रहेगा 1 साल के बाद, लेकिन उससे कंपेयर करूंगी 1,05,000 हो जाएगा। लेकिन मैं उस 1 साल के बाद जो 1 लाख रुपए मिल रहा है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में कैलकुलेट कर सकती हूँ। उसका फॉर्मूला रहता है, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, फ्यूचर में जो आपको कैश फ्लो मिल रहा है उसको अगर आप जो पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट है उसे डिस्काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है।
इस केस में हमने अज्यूम किया कि 1 लाख की पेमेंट 1 साल के बाद मिल रही है और 5% का मेरा जो है इंटरेस्ट रेट है मार्केट में, तो मैं 5% से डिस्काउंट करूंगी। जब मैं 5% बोलूंगी मैं उसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगी और डेसिमल से में कन्वर्ट करने के बाद मैं उसको यहाँ पे 0.05 करूंगी, 1.05। सो फ्यूचर वैल्यू 1 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 1.05 रेज टू पावर कितने टाइम के बाद की बात कर रही हूँ, 5% मुझे 1 साल में मिल रहा है, तो N1 हो गया। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 लाख रुपए को हमने 1.05 रेज टू पावर 1 से डिवाइड किया, तो प्रेजेंट वैल्यू आई 95,238। 1 लाख जो मुझे 1 साल के बाद मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू 1 लाख से कम है, 95,938 है। तो इससे प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो फ्यूचर में मिलने वाली है, और जो आज जो मिलने वाली है उसको हम इंटरेस्ट लगा करके भी देख सकते हैं कि उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी। सो ये टीवीएम का जो फॉर्मूला है ये इनहेरेंट इसकी कैलकुलेशन रहती है बॉन्ड के प्राइसिंग की कैलकुलेशन में। इवन यील्ड की कैलकुलेशन भी इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से होती है। तो कैसे निकालते हैं बॉन्ड की प्राइसिंग? तो जितने भी कैश फ्लोस मिलने वाले हैं ना, बॉन्ड में डिसाइडेड है कि कौन कौन से कितना कूपन है और कितने कितने टाइम पे वो कूपन आएगा। पहला तो वो कैश फ्लो। दूसरा कैश फ्लो जो मेरी मेच्योरिटी की पेमेंट है वो पार वैल्यू कितनी है और वो कब मुझे मिलेगी, कब इसकी मेच्योरिटी है, मुझे ये सारी डिटेल पता है। तो जितने भी कैश फ्लो मेरे फ्यूचर में आने वाले हैं मैं सारे कैश फ्लो को YTM से डिस्काउंट करूंगी, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगी, उन सबको ऐड करूंगी तो मुझे बॉन्ड की प्राइसिंग मिल जाएगी। ऐसे बॉन्ड की प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसकी कैलकुलेशन हम एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में इनपुट करेंगे डेटा टीवीएम का, आपको अगर बॉन्ड प्राइस कैलकुलेट करना है आप इक्वल्स पीवी करेंगे, इक्वल्स पीवी, तो आपका आर्ग्यूमेंट ओपन होगा जिसमें आपको डिटेल्स इनपुट करनी पड़ेंगी। इसमें क्या क्या चीजें इनपुट करनी पड़ती है? इसमें पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जो भी कैश फ्लो हमें मिलने वाला है, जो हमें रिसीव होगा मिलने वाला है, उसको पॉजिटिव में रखना है। जो पैसा मेरी जेब से जा रहा है, जो मैं पेमेंट करूंगी एज एन इन्वेस्टर, वो मुझे नेगेटिव में लिखना है। तो जो रेट होता है ये यील्ड टू मेच्योरिटी है बॉन्ड के कैलकुलेशन के केस में। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से बॉन्ड जो है इसकी 100 रुपए की पार वैल्यू है, उसकी यील्ड 7% है। तो उसका YTM 7% है, तो रेट में 7% हो गया। दूसरा है एन पर कितनी कंपाउंडिंग पीरियड है। अब इस केस में हम ये मान लेते हैं कि जो 100 रुपए का पार वैल्यू का बॉन्ड है जो 7% की यील्ड पे है, उसमें एनुअल पेमेंट हो रही है कूपन्स की। तो ये लेट्स से जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये 10 साल का है, तो हम अज्यूम करेंगे 10 इसमें कंपाउंडिंग पीरियड से। अगर ये सेमी एनुअल होता तो इसमें 10 की जगह 20 कंपाउंडिंग पीरियड्स होते कि मुझे हर 6 महीने में कैश फ्लो आ रहा है। तीसरा है रेगुलर कैश फ्लो। कौन कौन से एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट बार बार मुझे मिल रहा है, वो है मेरी कूपन पेमेंट, जो इस केस में 7% है। लेट्स से इसका मतलब 100 रुपए पे 7%, 7 रुपए की मुझे कूपन हर साल मिलेगा। और जो प्रेजेंट वैल्यू वो तो हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें आएगा फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू माने जो पार वैल्यू है बॉन्ड की, वो फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब जो मुझे फ्यूचर में एक सिंगल कैश फ्लो मिलने वाला है एट द एंड, वो क्या है, वो इस केस में पार वैल्यू है। और एक ऑप्शन और आता है इस फॉर्मूले में जिसको टाइप बोलते हैं, जिसमें 1 या 0 लगाना पड़ता है, जिसमें 0 का मतलब है एंड ऑफ द पीरियड और 1 का मतलब है बिगनिंग ऑफ द पीरियड। ना बॉन्ड के केस में जो कैश फ्लो आते हैं वो एंड ऑफ द पीरियड आते हैं, तो एक थंब रूल आप यूज करेंगे जिसमें आप टाइप में 0 इनपुट करेंगे। इसको हम एक्सेल में कैलकुलेट करके समझते हैं। तो मैंने सारा डेटा एक एक्सेल के शीट में लिख लिया है। इसमें रेट यील्ड है हमारी 7%, जो हमारा टाइम है मेच्योरिटी की वो 10 years है, और इसमें एनुअल कंपाउंडिंग है इसलिए मैंने 10 साल लिया है। इसमें कूपन जो है वो 7% है, 100 रुपए की पार वैल्यू पे तो 7 रुपए का कूपन कूपन है हर साल। और मेरे को पेमेंट पार वैल्यू
मतलब एक इसके 10 साल के बाद जो मुझे एक फाइनल पेमेंट मिलेगी वो 100 रुपए मिलेगी। इसमें हम प्राइस को कैलकुलेट करना है। प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए इक्वल्स पीवी करेंगे। तो पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और हमें ये सारी डेटा इनपुट करनी है। हम डायरेक्टली भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन करती हूँ। इसमें रेट जो है YTM क्या है, तो इसमें हम डायरेक्टली यहाँ से सेल से भी लिख सकते हैं। मैं टाइप करती हूँ 7%। ये जरूरी याद रखें कि रेट में परसेंटेज लिखना जरूरी है, 7%। अगर परसेंटेज को ये आप ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट में चेंज कर देता है, नहीं तो आप 0.07 भी टाइप कर सकते हैं। सिर्फ 7 नहीं लिखना है, 7% लिखना है या 0.07 लिखना है। एन पर है कितना टाइम है, 10 साल का टाइम है मेच्योरिटी को। पेमेंट हमारी 7 रुपए की है, तो इसमें अमाउंट में लिखना है, परसेंटेज में नहीं लिखना है। फ्यूचर वैल्यू जो हमारी फेस वैल्यू है इस बॉन्ड की वो 100 रुपया है। तो 100 रुपया हमें मिलने वाला है, 7 रुपया मिलने वाला है, 100 रुपया मिलने वाला है, दोनों पॉजिटिव है। टाइप इसका 0 है, तो मैं ओके करूंगी। मुझे आ गया कि जो प्राइस है वो 100 रुपए है। आओ आप देखिए, जो हमने पहले डिस्कस किया था, यील्ड और कूपन दोनों सेम है, तो बॉन्ड का प्राइस पार वैल्यू के जितना है। अगर यील्ड 6%, अगर मार्केट में यील्ड गिर गई और इसकी यील्ड टू मेच्योरिटी 6% है, तो उस टाइम पे इस बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, प्रीमियम पे आएगा। तो इस केस में 107.36, 107.36 107 रुपए 36 पैसे का है। अगर ये बढ़ गई, 7% का हमें कूपन मिल रहा है, अगर ये 8% हो गई इसकी, इसका प्राइस पार वैल्यू से घट जाएगा, 100 रुपए से कम हो गया। पॉइंट माइनस माइनस में इसलिए आया है क्योंकि हमारी जेब से पैसा जाएगा, हमें पेमेंट करनी है, प्राइस है बॉन्ड का -93.29। अब ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये बॉन्ड मार्केट में मिल रहा होता 93 रुपीज 29 पैसे का, जिसकी पार वैल्यू 100 रुपए है, जिसका कूपन 7 रुपए है, और जिसका टाइम टू मेच्योरिटी 10 साल है, जिसमें एनुअल पेमेंट हो रही है कूपन की, तो मुझे YTM कैलकुलेट करना है। वो भी मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकती हूँ, मुझे रेट यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला। सो मैं इक्वल्स RATE रेट करूंगी, ब्रैकेट ओपन करूंगी। आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट ओपन करती हूँ, डायरेक्टली इसमें से इनपुट करती हूँ। एन पर है 10, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 ईयर्स, 10 बार मुझे कूपन पेमेंट मिल रही है। पेमेंट है 7 रुपए का, ये मुझे मिल रहा है इसलिए ये पॉजिटिव है। प्रेजेंट वैल्यू है, इसमें ऑलरेडी नेगेटिव है, जो मुझे पेमेंट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू जो प्राइस है मुझे पेमेंट करना है, ये नेगेटिव में है ऑलरेडी। फ्यूचर वैल्यू मुझे 100 रुपए मिलेगी, जो मेरा पॉजिटिव है, और टाइप है इसका 0। मैं ओके करूंगी, मुझे बॉन्ड का यील्ड मिल गया। अगर अगर मैं इसका प्राइस चेंज करूंगी तो 1 सेकेंड, नेगेटिव करना पड़ेगा, तो मेरा ये यील्ड कैलकुलेट कर लेगा। तो जो भी ये आपके डेसिमल पॉइंट में, तो ये कैलकुलेट करके मुझे बता देगा उस पर्टिकुलर प्राइस का बॉन्ड जो है वो कितना उसकी यील्ड है। जो जेब से जा रहा है मुझे नेगेटिव लिखना है, तो मेरा यील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने समझा कि एक्सेल का यूज करके हम कैसे यील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं बॉन्ड का। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं यील्ड की और जो कूपन रेट है उसकी, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर मार्केट प्राइस से नीचे है फेस वैल्यू से, अगर जो बॉन्ड है वो फेस वैल्यू से कम प्राइस में मिल रहा है, इसका मतलब बॉन्ड डिस्काउंट में मिल रहा है। YTM जो होगी वो कूपन से ज्यादा होगी। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, बॉन्ड प्रीमियम पे सेल कर रहा है, तो YTM जो होगी वो कूपन यील्ड से कम है। अगर मार्केट प्राइस पे ही जो मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू के जितना ही है, इसका मतलब बॉन्ड जो है वो पार पे सेल हो रहा है, इसका मतलब YTM कूपन के बराबर है। हमने पिछले एग्जाम्पल में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखते हैं, ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं जिसमें ऑप्शंस एम्बेडेड होते हैं। तो दो तरह के ऐसे बॉन्ड्स रहते हैं जिसको हम कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड बोलते हैं। लेट्स से
एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉन्ड है जिसका कूपन रेट 7% है, और लेट्स से एक बॉन्ड है जिसमें पुट ऑप्शन है ना। पुट ऑप्शन क्या होता है? पुट ऑप्शन जो होता है वो जो इन्वेस्टर है उसके लिए फायदेमंद होता है। कैसे फायदेमंद होता है पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन में बॉन्ड होल्डर जो होता है उसको राइट होता है कि वो इस बॉन्ड को इशूअर को वापस सेल कर सकता है किसी स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक डेट के हिसाब से। जो उसकी जो पुट ऑप्शन है उसमें स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पर इस पर्टिकुलर डेट के हिसाब से आप इसको वापस सेल कर सकते हैं बॉन्ड होल्डर्स को। दूसरे तरह का जो बॉन्ड होता है वो होता है कॉलेबल बॉन्ड और बॉन्ड विद कॉल ऑप्शन। इसमें क्या रहता है? इसमें जो इशूअर है इसके पास राइट रहता है कि ये किसी भी वक्त मेच्योरिटी के पहले एज पर द कंडीशन, जो प्रोविजन कंडीशन मेंशन है उसके हिसाब से मेच्योरिटी के पहले इशूअर कभी भी इस बॉन्ड को इसका पार्ट या इसका एंटायर अमाउंट रिडीम कर सकता है, वापस ले सकता है बॉन्ड के होल्डर से। तो ये एक्चुअली इशूअर के लिए फायदेमंद होता है। अब देखते हैं कैसे केस में ये फायदेमंद रहता है। माना आप किसी इन्वेस्टर के पास 7% कूपन का बॉन्ड है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 8%, और आपके पास जो इन्वेस्टर है उनके पास पुट ऑप्शन का पुटेबल बॉन्ड है। तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और कूपन रेट इसमें से 7% मिल रहा है, तो ये फायदा रहेगा इन्वेस्टर को कि इस बॉन्ड से निकल करके नई जगह इन्वेस्ट करे जहां पे 8% रिटर्न मिल रहा है, 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस अगर पुटेबल बॉन्ड है तो इशूअर के पास इशूअर के लिए नुकसान है, उसके लिए रिस्क है कि जो इन्वेस्टर है वो इसको वापस सेल कर देंगे बॉन्ड होल्डर को, और जो पैसा मिलेगा उसे मार्केट इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें जो रिस्क होता है वो इशूअर के लिए बढ़ जाता है। दूसरे केस में किसी इन्वेस्टर के पास कॉलेबल बॉन्ड है जिसका 7% कूपन है और मार्केट इंटरेस्ट रेट एक्चुअली 6% नीचे चला गया है। इस केस में इशूअर के पास फायदा है क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड इशू किया है, तो इशूअर के पास राइट है कि इस बॉन्ड को वो कॉल बैक कर सकते हैं। क्यों कॉल बैक करेंगे? क्योंकि अगर वो इसी बॉन्ड पे रहेंगे तो 7% का पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट का, लेकिन मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो गया है तो इसको रिडीम करके वापस एक दूसरा फ्रेश इशू कर सकते हैं जो कम प्राइसेस में और कम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टर है उनके लिए रिस्क रहता है। तो अगर दो इन्वेस्टर हैं, एक के पास कॉलेबल बॉन्ड है, एक के पास नॉर्मल बॉन्ड है, तो जिनके पास कॉलेबल बॉन्ड है उनके पास री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है, उनकी रिस्क बढ़ जाता है बॉन्ड के लिए। अब बात करते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड की। कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? नॉर्मल बॉन्ड में तो पार वैल्यू होती है और रेगुलर कूपन पेमेंट्स होती है पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए, और एट द एंड मेच्योरिटी में पार वैल्यू मिलती है। कन्वर्टेबल बॉन्ड में प्री स्पेसिफाइड कंडीशन के हिसाब से, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंडीशन के हिसाब से उस बॉन्ड को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन रहता है बॉन्ड में, तो उसको हम कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं कि बॉन्ड की सेफ्टी के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो जो बॉन्ड होल्डर की थ्रू पेमेंट आ रही है वो आ रही है कूपन पेमेंट, और जो आ रही है फाइनल पार वैल्यू पेमेंट। तो इन दोनों पेमेंट्स में भी बॉन्ड होल्डर डिफॉल्ट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं या डिफॉल्ट कर सकते हैं। उस तरह के रिस्क को क्रेडिट रिस्क कहते हैं। तो अगर कोई भी पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट या प्रिंसिपल का पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है, डिले हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्रेडिट रिस्क होता है। सो कोई भी बॉन्ड होता है उसकी क्वालिटी भी एनालाइज करी जा सकती है कि वो बॉन्ड जो है वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड बॉन्ड क्या रहता है? अगर एक स्पेसिफिक एसेट जो है कंपनी का वो इसमें बैग्ड है, स्पेसिफिक एसेट सिक्योर्ड बॉन्ड में, तो उसको सिक्योर्ड बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एसेट या स्पेसिफिक एसेट उसमें सिक्योर्ड रहेगा। लेकिन अनसिक्योर्ड बॉन्ड में क्या रहता है? अनसिक्योर्ड बॉन्ड में सिर्फ एक प्रॉमिस रहता है कि जो कूपन है और जो फाइनल पेमेंट है वो बॉन्ड होल्डर करेंगे। तो ये डिफरेंस रहता है सिक्योर और अनसिक्योर्ड में। अलग अलग तरह के बॉन्ड्स कंपनी इशू कर सकती है, कुछ सिक्योर्ड इशू कर सकती है, कुछ अनसिक्योर्ड भी इशू कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि
वो जो इशुअर है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है, क्या वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू कर सकती है। तो इन दोनों केसेस में सिक्योर्ड बॉन्ड जो होगा उसमें, उस केस में क्रेडिट वर्दिनेस ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर डिफॉल्ट होता है तो इसमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑलरेडी सिक्योर्ड है, तो उसके बेसिस पे पेमेंट हो सकती है। लेकिन अगर जनरली ही अनसिक्योर्ड बॉन्ड है जिसमें सिर्फ प्रॉमिस है पेमेंट होने का और ओवरऑल एसेट्स पे हक है बॉन्ड होल्डर का, तो उसमें पेमेंट जो वो उस तरह का बॉन्ड होता है उसकी जो क्वालिटी होती है वो कम होती है सिक्योर्ड बॉन्ड से। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बॉन्ड होल्डर और इशूअर के बीच में उसको इंडेंचर बोलते हैं। ये एक लीगल एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। इसमें काफी सारे क्लॉजेस रहते हैं जिनको कवर्नेंट्स बोलते हैं। कवर्नेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो पॉजिटिव कवर्नेंट्स क्या होते हैं, जो ये बताते हैं, ऐसे क्लॉजेस जो ये बताते हैं कि इशूअर क्या कर सकते हैं, और नेगेटिव वो होते हैं जो इशूअर पे रोक लगाते हैं वो क्या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉन्ड के इंडेंचर में लिखा है कि इशूअर जो है वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डिविडेंड्स पेमेंट्स कर सकते हैं, तो वो है पॉजिटिव कवेनेंट। लेकिन नेगेटिव कवेनेंट में लिखा है कि अगर ये बॉन्ड इशुएंस के बाद इसके बाद इस पर्टिकुलर अमाउंट का फर्दर कोई बॉन्ड इशू नहीं कर सकते, या कोई अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू नहीं कर सकते, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है इशूअर पे कि वो क्या नहीं कर सकते, इसलिए उसको नेगेटिव कवेनेंट बोलते हैं। सो ये सारे जो डिटेल्स हैं जो इंडेंचर में रहती है, एक्चुअली जो बॉन्ड होल्डर है उनकी राइट्स डिस्क्राइब करती है, और जो इशूअर है उनकी रिस्ट्रिक्शंस डिस्क्राइब करती है, जिसकी जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेल्प करता है। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो क्रेडिट रिस्क को एनालाइज करती हैं, और सारे इशूअर्स को जो उनकी बॉन्ड्स इशू करते हैं उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि उस इशूअर की प्रोबेबिलिटी क्या है डिफॉल्ट की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं रेटिंग एजेंसीज मार्केट में। ये स्पेशलाइज्ड फर्म है जो डिटरमिन करती हैं कि पर्टिकुलर कंपनी की एबिलिटी क्या है, और क्या वो चाहते हैं कि उनकी विलिंगनेस कितनी है कि उनकी जो भी पेमेंट्स देनदारी है वो टाइम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सारी रेटिंग एजेंसीज की अपनी ओन मेथोडोलॉजी होती है जिस हिसाब से वो क्रेडिट वर्दिनेस कैलकुलेट करते हैं। जनरली रेटिंग्स देते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक होती है। इस केस में एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं क्रिसिल की रेटिंग्स का, रेटिंग स्केल का। सो ये क्रिसिल की बॉन्ड्स की रेटिंग रहती है। अब अलग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म बॉन्ड की भी अलग अलग तरह की रेटिंग होती है। इन दिस केस जो क्रिसिल ट्रिपल ए बॉन्ड है ये हाईएस्ट सेफ्टी है, तो इसमें सबसे कम डिफॉल्ट रिस्क है, इसलिए ये हाईएस्ट क्रेडिट वर्दिनेस, इसकी रेटिंग सबसे ज्यादा है ना। क्रिसिल का सी लेवल का या डबल बी का मॉडरेट रिस्क है, ये कम, ये वाला जो बॉन्ड्स है ये एक्चुअली इनमें रिस्क ज्यादा है। इन पर्टिकुलर बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा है तो इसमें रेटिंग्स कम है, और लेकिन इनमें यील्ड ज्यादा रहती है। जितनी ज्यादा सेफ्टी होगी उतना कम डिफॉल्ट रिस्क होगा, उतनी कम यील्ड भी हो सकती है कंपैरिजन करेंगे अगर इससे। तो अलग अलग तरह की रेटिंग्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज देती हैं, और काफी सारे इन्वेस्टर्स रेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट्स चेक करके ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर इशूअर की बॉन्ड बेसिस में क्रेडिट वर्दिनेस कितनी है। अब बात करते हैं बॉन्ड की यील्ड्स की। अगर किसी इन्वेस्टर को ये चेक करना है कि उसका रिटर्न कितना आ रहा है बॉन्ड बॉन्ड में, तो वो कैसे चेक करेंगे? तो वो कैश फ्लोज देखेंगे उनको कहाँ कहाँ से रिटर्न आ रहा है। पहले तो उनको जो कूपन पेमेंट है उससे वो कैश फ्लो मिल रहा है। दूसरा, अगर उन्होंने एक बॉन्ड को पर्टिकुलर प्राइस पे बाई किया फिर एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल किया, अगर कम प्राइस पे बाई किया और ज्यादा प्राइस पे सेल किया तो उनको गेन आएगा, लेकिन उल्टा किया तो लॉस आएगा। तो उनको कैपिटल गेन हो रहा है क्या अगर वो बाई और सेल कर रहे हैं, और जो कूपन मिल रहा है उसको वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट रेट पे, तो री इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ रही है। तो तीन चीजों को देख करके बॉन्ड का रिटर्न चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यील्ड टू मेच्योरिटी क्या बताता है? यील्ड टू मेच्योरिटी ये बताता है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर प्राइस पे बॉन्ड को बाई किया, तो वो ये अज्यूम करता है कि
आप अगर इस बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको कितना यील्ड मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस में बॉन्ड होल्डर्स मेच्योरिटी के पहले भी सेल कर सकते हैं, बॉन्ड को कर देते हैं पहले से सेल, तो उसमें कैपिटल गेन आता है। तो कितनी तरह की यील्ड होती है, कूपन यील्ड रहती है, करंट यील्ड रहती है, यील्ड टू मैच्योरिटी रहती है। कूपन यील्ड सिंपल है, कितना एनुअल मुझे कूपन मिल रहा है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक पर्टिकुलर बॉन्ड है जिसका कूपन 8.24 रुपीज है, उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की, करंट मार्केट प्राइस 103 रुपए का है। तो इसकी कूपन यील्ड कैसे निकालेंगे, कितना कूपन है डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 8.24%, वो कूपन यील्ड हो गई। करंट यील्ड आपकी फेस वैल्यू पे नहीं निकलती बल्कि करंट प्राइस में निकलती है। इसमें एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कूपन यील्ड 8.24% की है, ये बॉन्ड 103 रुपए पे बिक रहा है, पार वैल्यू 100 रुपए की है, तो आपको करंट यील्ड कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे जितनी कूपन पेमेंट है डिवाइडेड बाय उसकी करंट मार्केट प्राइस क्या है, परसेंटेज टर्म में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज टर्म में आएगा। तो इस केस में करंट यील्ड जो है वो 8% है। यील्ड टू मेच्योरिटी तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इवन के एक्सेल में कैलकुलेट करके भी देख चुके हैं। बॉन्ड यील्ड मेजर्स देखते हैं, तो इसमें एक और चीज रहती है, जब आप बॉन्ड बाय करते हैं और सेल करते हैं तो जो इन बिटवीन कूपन की पेमेंट की इन बिटवीन अगर बाय और सेल करते हैं उसमें अक्रूड इंटरेस्ट रहता है। उस अक्रूड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है उसकी कन्वेंशन रहते हैं डे काउंट कन्वेंशन। इंडियन मार्केट में जो बॉन्ड्स हैं उनकी कन्वेंशन रहती है महीने में, अगर एक मंथ में कितने भी दिन हो, ये अजम्पशन रहता है कि एक महीने में 30 दिन है और साल में 360 दिन है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन रहती है कि कितने दिन हो गए इंटरेस्ट को अक्रू हुए। और जो मनी मार्केट है उसमें जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंट होता है, उसमें जो कन्वेंशन है उसमें एक्चुअल डेज जो है मंथ में वो काउंट होते हैं, किसी मंथ में 31 डेज भी होते हैं, किसी में 28 डेज भी होते हैं, तो वो एक्चुअल डेज काउंट होते हैं और टोटल साल में 365 दिन काउंट होते हैं। सो मनी मार्केट और बाकी बॉन्ड्स में डे काउंट कन्वेंशन अलग अलग है विथ रिस्पेक्ट टू अक्रूड इंटरेस्ट। मार्केट इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बॉन्ड के प्राइस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा बॉन्ड का प्राइस नीचे आता है, हमने एग्जाम्पल में भी देखा, और मार्केट इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाता है। इसके अलावा जो बॉन्ड का प्राइस में वॉलेटिलिटी होती है वो भी अलग अलग चीजों की वजह से इम्पैक्ट करती है, जैसे पार वैल्यू, कितना कूपन है उस बॉन्ड का, मेच्योरिटी कितनी है, इंटरेस्ट रेट तो हमने देखा अभी कि इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है और क्या मूवमेंट हुई है उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी रहती है। अब देखते हैं उसके जो हमने पीछे देखा कौन कौन से चीजों की वजह से वॉलेटिलिटी रहती है। जो कूपन होता है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है वॉलेटिलिटी से, इसका मतलब जितना ज्यादा कूपन होगा उतनी कम वॉलेटिलिटी होने की संभावना होती है, और जितना कम कूपन होगा उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होने की संभावना रहेगी। तो ऐसे केसेस में जहां पे कूपन है ही नहीं वहां पे सबसे ज्यादा परसेंटेज प्राइस चेंज होगा, जैसे जीरो कूपन बॉन्ड जिसमें कूपन नहीं होता है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज प्राइस चेंज होता है। बॉन्ड प्राइस और जो मेच्योरिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा, जितनी लंबी मेच्योरिटी होगी उतनी ज्यादा प्राइस की वॉलेटिलिटी होगी, जितनी कम मेच्योरिटी होगी उतनी कम प्राइस की वॉलेटिलिटी रहती है। इसके अलावा जब यील्ड्स ऊपर और नीचे जाते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस भी नीचे और ऊपर जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यील्ड से। तो जब 1% यील्ड ऊपर गया या 1% यील्ड नीचे गया तो मार्केट प्राइस कितना ऊपर और नीचे गया वो एसिमेट्रिकल रहता है। इसका मतलब सेम परसेंटेज चेंज जो यील्ड से सेम अमाउंट इम्पैक्ट नहीं होता। अगर जो बॉन्ड प्राइस का मूवमेंट हुआ है वो एक पर्टिकुलर यील्ड चेंज से हुआ है, इन दिस केस लेते हैं अगर यील्ड नीचे गया है और बॉन्ड प्राइस ऊपर गया, जब यील्ड नीचे जाता है बॉन्ड प्राइस ऊपर गया तो बॉन्ड प्राइस ज्यादा ऊपर जाता है कंपैरेटिव में जब यील्ड आपका ऊपर बढ़ रहा है और बॉन्ड प्राइस नीचे आ रहा है। तो दोनों साइड पे आपको दिखेगा एसिमेट्रिकल चेंजेस होते हैं जब यील्ड चेंजेस होते हैं ऊपर और नीचे। प्राइस वॉलेटिलिटी देखते हैं,
ड्यूरेशन समझते हैं बॉन्ड की। सो दो तरह की ड्यूरेशन रहती है बॉन्ड में, एक होती है मैकॉले ड्यूरेशन, एक होती है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। इस केस में यहाँ पे मैकॉले ड्यूरेशन लिखा है। मैकॉले ड्यूरेशन क्या बताती है? मैकॉले ड्यूरेशन एक तो इयर्स में मिलती है आपको, कितने साल की मैकॉले ड्यूरेशन है, वो ये बताती है कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है तो कितना टाइम लगेगा इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट को ब्रेक इवन होने में, कितना टाइम लगेगा उनको अपना अमाउंट रिकवर करने में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स के हिसाब से। सो जिस कूपन में आप, जिस बॉन्ड में आपके कूपन्स होंगे वहां पे जो मैकॉले ड्यूरेशन है वो मेच्योरिटी से कम आएगी। लेकिन ऐसे बॉन्ड है जैसे जीरो कूपन बॉन्ड, जिसमें कूपन नहीं है, उसमें मैकॉले ड्यूरेशन जो होती है वो मेच्योरिटी के जितनी ही रहती है। मैकॉले ड्यूरेशन को यूज करके मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट होती है जो इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी बताती है। इंटरेस्ट रेट रिस्क हमने देखा है, जैसे अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, अगर प्राइस नीचे आता है, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो ये रिस्क है इंटरेस्ट रेट का। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मूव करता है, यील्ड मूव होती है, प्राइसेस चेंज होते हैं बॉन्ड के, तो ये रिस्क रहता है। इस रिस्क की जो सेंसिटिविटी है वो मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करता है। इसके अलावा री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है। अगर मेरे पास बॉन्ड है 7% पे और मार्केट प्राइस जो है वो 6% हो गया, मुझे कूपन मिलने वाला है, जैसे मुझे 5,000 रुपए का कूपन मिलने वाला है, मुझे 5,000 रुपए का कूपन मिला, तो मार्केट मेरे को उस बॉन्ड में 7% मिल रहा था। अब करंटली मुझे मार्केट में मैं उस पैसे को लगाऊंगी तो मुझे 6% पे रिटर्न मिलेगा, तो उसे री इन्वेस्टमेंट रिस्क रहता है। तो दो तरह के रिस्क डिस्कस किए हमने, इंटरेस्ट रेट रिस्क और री इन्वेस्टमेंट रिस्क। ड्यूरेशन डिस्कस किया, इसमें हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी इस चैप्टर में। जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि बॉन्ड क्या होता है, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उस बॉन्ड के प्राइस का यील्ड से क्या रिलेशनशिप होता है, उसके मेजर्स क्या क्या होते हैं, वाईटीएम, कूपन यील्ड, करंट यील्ड, इंटरेस्ट रेट रिस्क और ड्यूरेशन। So thank you so much for watching this video, everyone.